ये देखो, ये ना बीच में रॉड है, ये 5 kg का ब्लॉक, 2 kg का रॉड, और ये 3 kg का ब्लॉक है, राइट। और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी फोर्स, कोई इस पे फोर्स लगाया है F0, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने से जा रहा है, A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ F0, एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड टेंशन on the midpoint of the rod। इस रॉड के इस मिड पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखो हमें क्या कह रहा है कि ये पूरा का पूरा, भाई ये 5 kg का ब्लॉक, 2 kg का ये रॉड है ना, और ये क्या एक ब्लॉक है 3 kg का। अब ये पूरा का पूरा एज ए सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। एक बात बताओ, ये तो पूरा का पूरा सिस्टम हो गया ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो अब इसको ले जाने के लिए कितना फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट मास कितना हो गया, 5 + 2, बताओ। अच्छा यदि हम लोग फोरियर इसकी बात करें, हम लोग ये देखो, ये जो है ये नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है ना, किससे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो देखो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया, राइट, जिसका मास कितना है 5 + 2 7 7 + 3 10 kg का। अब इस पे जो वेट है इसका जो इस पे देखो कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा। एक तो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है कितना F0, और दूसरा इसका वेट एक्ट कर रहा होगा कितना 100 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर फोर्स कितना F0 माइनस नीचे की तरफ यदि हम लोग फोर्स की बात करें तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है 100 न्यूटन है, इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 10 × a कितना दिया है 2 दिया है, तो F0 का वैल्यू कितना आ गया 120 न्यूटन आ गया। यानी इसके ऊपर इतना फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेंशन निकालने के लिए कहाँ पे, मिड पॉइंट पे, राइट। सपोज करो इसका पूरा लेंथ L है, मतलब वो बीच में कहीं कह रहा होगा निकालने के लिए, यानी कि बीच में हम इसको कहीं से कट कर दें। तो ये देखो इसमें ऊपर की तरफ ऐसे T लग रहा होगा और इस पे ऐसे T लग रहा होगा, राइट। अब देखो पूरे का मास यदि 2 kg है तो हाफ ऑफ द पार्ट का मास यदि हम इसकी बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा बताओ, इसका मास हो जाएगा 1 kg, है ना। तो इसको यदि हम सेपरेट एक सिस्टम एज्यूम कर लें तो हमें ऐसा दिखेगा कि ये 1 kg का एक रॉड है और ये 3 kg का ब्लॉक है। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 4 kg। यानी हमें ऐसा फील होगा कि इस 4 kg ब्लॉक पे ये एक मास, जिसका मास कितना, एक ब्लॉक जिसका मास कितना 4 kg, इसको कंबाइन करें तो ऊपर की तरफ टेंशन T है ना, और नीचे की तरफ इसका वेट कितना 40 न्यूटन, है ना। हमें क्या है T का वैल्यू कह रहा है निकालने को, हमें क्या कह रहा है निकालने को, T का वैल्यू कह रहा है निकालने को। तो क्या लिखे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, देखो ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, किससे एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमें क्या दिख रहा है, इसके ऊपर दो फोर्स है, T ऊपर की तरफ mg 40 न्यूटन, नीचे की तरफ ऑब्वियसली T का वैल्यू इससे बड़ा होगा तभी ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, T - 40 = 4 × a कितना है 2 है, तो T का वैल्यू कितना आ गया 48 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक के ऊपर
ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? 48 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जिस कौन सा टेंशन लग रहा है? 48 न्यूटन का टेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ इसका l है। इस पे एक फोर्स लगाया F का, है ना, और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है ना, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस इज कैसा है ये? फ्रिक्शनलेस। ऑब्वियसली अभी तक तो हम लोग यहाँ पे जितने क्वेश्चंस ले रहे हैं सब जगह फ्रिक्शनलेस ही कंसीडर कर रहे हैं सरफेस, राइट? तो यहाँ पे भी ये सरफेस कैसा होगा? ऑब्वियसली तो नहीं बोल सकते, बट ये ठीक है कि ये हम लोग फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं। तो अब ये जैसे है और इस पे कोई फोर्स लगाया F, इसका मास m है, लेंथ कितना L है, तो ये ऐसे जाएगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन द रॉड, find tension in the rod at a distance x from left end, at a distance x from left end। इस लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे यहाँ पे रॉड में टेंशन कितना होगा फाइंड करो। देखो पहले तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, राइट, जिसकी वजह से ये इधर एक्सेलरेट करेगा। लेंथ कितना L है, तो हम चाहे इसका एक्सेलरेशन की बात करना तो एक्सेलरेशन को हम डायरेक्टली बता सकते हैं। नहीं, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा A इक्वल्स F/m। एक्सेलरेशन के लिए पूछा कोई टेंशन नहीं था, नेट फोर्स इक्वल्स क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास, तो उससे आ गया। अब हमें क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। बहुत बढ़िया, तो अब हम क्या करें बताओ? इसको यहां से कट करके दो अलग अलग पार्ट में ले जाएं। एक ये पार्ट मेरा जिसका मास सपोज करो m1 है, और दूसरा ये पार्ट इसका सपोज करो मास m2 है, राइट। तो अगेन यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा T, यहाँ पे टेंशन T, है ना, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है और यही कह रहा है कि ये टेंशन का वैल्यू कितना होगा ये निकालो, राइट। अब देखो हमें सबसे पहले तो इसका मास निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मास निकालना होगा। तो एक बात बताओ, इस पूरे रॉड का मास कितना दिया है भाई? इस रॉड का मास कितना दिया है? कैपिटल M दिया है। लेंथ कितना है? L है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? इसके लेंथ पे है। मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? इसके लेंथ पे है। पूरे का मास m, लेंथ L, राइट। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा ये हम बता सकते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा m/l हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या जानना है? m1 का वैल्यू। तो m1 कितने पार्ट का है भाई? m1 है इस x पार्ट का, m1 इस x पार्ट का है। तो देखो मास पर यूनिट लेंथ l है, तो x पार्ट का लेंथ कितना होगा ये हम बता सकते हैं। m1 क्या मिल जाएगा हमें? m1 मिल जाएगा m/l इंटू x, ये मिला, राइट। अब देखो इसका मास हमें पता चल गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इस m1 मास पे दो फोर्स लगा है। कितना फोर्स लगा है? दो फोर्स लगा है। एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस टी इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अब हमें क्या कह रहा है निकालने को? T, तो यहाँ से देखो T का वैल्यू क्या होगा? F माइनस m इंटू ए हो जाएगा। m1 है। अब चलो m1 और a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। f अपनी जगह पे माइनस m1 का वैल्यू क्या है? m/l इंटू एक्स है, राइट। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना है? f/m है, राइट। तो अब देखो हमें m से m ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो t इक्वल्स क्या मिल जाएगा बच्चों? m से m कैंसिल, f को कॉमन ले लो, then we will be getting 1 minus x/l. So this is what value of tension. क्या है ये? टेंशन है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ना एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक स्मॉल एम ब्लॉक रखा हुआ है, राइट, और ये किसी रूप से लगा हुआ ऊपर से, ठीक है। और ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट का मास कैपिटल एम है, कैपिटल एम इज मास ऑफ लिफ्ट, स्मॉल एम इज मास ऑफ ब्लॉक, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है किसी ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल फोर्स on the block due to lift, find normal force on the block due to lift and tension in the string, tension in the rope, tension in the rope. क्या क्या बोला निकालने को? फर्स्ट क्वेश्चन बोला नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू लिफ्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोला? T, मतलब टेंशन इन द रोप। जल्दी ट्राई करो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग एबीडी बनाए, है ना, तो इसको ना यहीं पे बना लेंगे, थोड़ा ऊपर करके बना देते हैं। ये है ब्लॉक, है ना, कौन सा ब्लॉक? जिसका मास स्मॉल एम है। तो ये जो लिफ्ट है ये इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा एम, और वेट होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। और इस वाले लिफ्ट की यदि हम बात करें तो लिफ्ट पे ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स एन, और इसका खुद का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? कैपिटल एम जी, राइट। अब पूरा का पूरा सिस्टम किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई यदि हम लोग इसकी बात करें, किसकी? ब्लॉक की, तो ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स? एक तो एन, दूसरा एम जी। ये किधर एक्सेलरेट हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली एन बड़ा होगा एम जी से, तभी तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा ना। तो इक्वेशन लिखे हैं, लिखते हैं इक्वेशन। क्या लिखेंगे छोटे वाले ब्लॉक के लिए? एन माइनस एम जी इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एन इक्वल्स एम जी प्लस ए। ये क्या आ गया? नॉर्मल फोर्स आ गया। अब हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर फोर्स टी, ऊपर फोर्स टी माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो चीज हमें दिख रहा है, एक तो नॉर्मल फोर्स दिख रहा है, दूसरा एमजी दिख रहा है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एम प्लस एम जी इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मिल जाएगा हमें। अब देखो एन का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ये हम मिला करके यहाँ रख दें तो टी इक्वल्स, पहले तो टी इसको हम राइट साइड में ले जाएं तो एन प्लस एम जी प्लस एम इंटू ए, है ना। तो एन का वैल्यू तो यहाँ से हमें मालूम कितना है, ये एम जी प्लस ए प्लस एम जी प्लस एम ए, राइट। फिर काम करते हैं ना, यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे जी है, तो इसको कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी प्लस यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, यहाँ से कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा इंटू ए। अच्छा यहाँ पे अगेन ये चीज कॉमन मिल रहा है तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा जी प्लस ए, यानी दिस इज द टेंशन इन द रो। जो जैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, राइट। और नॉर्मल फोर्स क्या है इन दोनों के बीच में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ना एक लिफ्ट है ना, इसके अंदर कोई पेंटर खड़ा है ना। और ये पेंटर क्या है? ये जो पूरा का पूरा लिफ्ट है ये किसी एक रोप से बंधा हुआ है। ये रोप इधर से घूम करके आया और दूसरा एंड इसके हाथ पे, तो वो हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, राइट।
सिचुएशन होपफुली तुम लोग इमेजिन कर रहे होगे। नीचे कोई भी एक प्लैंक ले लो, उस पर तुम खड़े हो जाओ और वो रोप कहीं से घूम करके आए, तुम उसको पकड़ करके खींचो तो तुम पता है इक्विलिब्रियम में रह सकते हो, अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हो बाई पुलिंग दैट। और ज्यादा यदि तुम उस पर फोर्स लगाओगे तो इट में एक्सेलरेट अपवर्ड। तो अब उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, 60 kg पेंटर जो मैन है, इसका मास कितना है 60 kg। 60 kg painter stands on a 15 kg प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे ये रखा हुआ है, तो लिफ्ट भी कंसीडर कर रहे हैं, उसका मास कितना है 15 kg है। A rope attached to the platform, a rope attached to the platform and passing over an overhead pulley as shown in figure allows the painter to raise himself along with the platform अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। To get started, he pulls the rope down. To get started, he pulls the rope down with a force of 400 Newton. ये मैन इस रोप को खींचा, किस फोर्स से खींचा 400 न्यूटन फोर्स से पुल किया, राइट। जिस रोप को पकड़ा है उसको 400 न्यूटन से वो नीचे की तरफ पुल किया, राइट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, as well as that of painter, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। What force must he exert on the rope? What force must he exert on the rope so as to attain an upward speed of 1 meter per second, 1 meter per second in 1 second, And question number third, what force should he apply? What force should he apply to maintain the constant speed of 1 meter per second? 1 meter per second. जल्दी ट्राई करो। यदि हम लोग इसका एफएडी बनाएं तो क्या होगा, यहाँ टेंशन टी तो यहाँ टेंशन टी, और टेंशन उतना ही यहाँ अपीयर होगा रूप में जितना इस पे फोर्स लगा रहे। तो फोर्स कितना ये लगा रहा मैम 400 न्यूटन लगा रहा ना, फोर्स कितना लगा रहा 400 न्यूटन। तो यहाँ टेंशन हर पॉइंट पे कितना क्रिएट होगा 400, सेम ही होगा। फिर ये वो कैसे घूम कर आया, तो यहाँ टेंशन थी, यहाँ पे भी टेंशन थी, है ना। तो अब देखो तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों को सेपरेट सिस्टम ले लें कि भाई मैन का अलग है, मैन की बात करो तो
एक ये ले लें, मैन की बात करूं तो ऐसे कौन कौन सा फोर्स, टेंशन P, नॉर्मल फोर्स ऊपर और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, राइट, ये हो गया। और कोई इस पे फोर्स नहीं, और कोई फोर्स नहीं। अब हम इसकी बात करें, लेफ्ट की बात करें, तो ये टेंशन P, राइट, मैन इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और इसका खुद का वेट कितना, mg, कैपिटल mg, है ना, वैल्यूज बाद में रखते रहेंगे। अब देखो क्या होगा, ये पूरे का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये भी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, ये भी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसका इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे P माइनस n प्लस mg इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका इक्वेशन लिखेंगे तो देखो n प्लस t, दो ऊपर की तरफ फोर्सेस है और mg नीचे की तरफ, तो क्या लिखें, P प्लस n माइनस mg इक्वल्स स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन, राइट। यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, है ना, ब्रैकेट को ओपन कर दें, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, करेक्ट। अब देखो ये n और n तो कैंसिल हो गया, यहाँ से t और t क्या मिलेगा, 2t, यहाँ से माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g इक्वल्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a, राइट। अब हमें टेंशन T का वैल्यू पता है, टेंशन कितना है, 400 न्यूटन है ना, और इसका भी वैल्यू पता है, ये 40 है और ये कितना 15 है, सॉरी 60 है ना, 60 और 15 है, ठीक है। तो यहाँ से हम रख दें तो देखो 2 इंटू टी कितना है भाई, 400, जितना फोर्स लगाएगा उतना ही इसमें टेंशन क्रिएट होगा, माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तुम्हें क्या मिलेगा, 75 मिल जाएगा, इंटू 10 इक्वल्स 75 इंटू a, 800 माइनस 750 कितना होगा, 50 होगा क्या, इक्वल 75 इंटू a, तो a इक्वल्स व्हाट, 50 बाई 75, 25 से डिवाइड कर दो, 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का एक्सेलरेशन तो आ गया भाई, राइट। अच्छा, मान लो हम इसको दोनों को अलग अलग ना करके पूरा हम एक सिस्टम की तरह भी कंसीडर कर सकते थे, राइट। पूरा इसको हम सिस्टम कंसीडर कर लें तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है, 2t है, राइट। तो 2t ऊपर की तरफ और इस पूरे सिस्टम का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच, माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये यहाँ से देखो यही इक्वेशन बिल्कुल आया है ना। तो हम चाहे थे तो ये पूरा का पूरा वीडियो ना बना करके हम डायरेक्टली यहाँ से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये एग्जाम पे है कि तुम्हें उस टाइम क्या चमक जाए, क्या चीज क्लिक कर जाए। यदि तुम्हें ये चीज क्लिक कर गया कि भाई ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स लगा दें जो कि 2t है, तो वहां से निकाल सकते हैं। यदि वहां नहीं चमका, वो चीज क्लिक नहीं किया, तो फिर दोनों का एबीडी बनाओ सेपरेटली और जो प्रोसेस है अपना प्रोसेस को फॉलो कर लिए। तो पहला क्वेश्चन अपना डन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट फोर्स must be exerted on the rope so as to attain an upward speed of 1 meter per second in 1 second. Okay. तो अब कितना फोर्स अप्लाई करें, ठीक है भाई, इसके लिए तो हमें जगह चाहिए, रब करना होगा, इसको जल्दी लिखो। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कितना हम लोग इस पे फोर्स अप्लाई करें ताकि ये 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन करे। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लें, तो v इक्वल्स u प्लस ए पी, इनिशियल एक्सेलरेशन 0, v कितना गेन कर रहा है 1 इक्वल्स a इंटू 1, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, यानी फोर्स कितना अप्लाई करें ताकि इतना एक्सेलरेशन आ जाए। तो देखो इसके ऊपर इस पूरे को हम सिस्टम कंसीडर कर लें तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, है ना, और इस पे नेट हम लोग देख रहे थे नेट फोर्स कितना आ रहा था, 2t आ रहा था, है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है a से, तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली 2t बड़ा होगा। तो 2t माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2t इक्वल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इधर लेकर के गए, इसको कॉमन लिया तो g प्लस a मिल गया हमें। टोटल मास कितना हो जाएगा 75 इंटू
जी प्लस ए की बात करें तो जी 10 है ना, और ये कितना 1 तो इनटू 11 हो गया, तो 2t, तो t इक्वल्स कितना आ जाएगा 75 इंटू 11/2, इतना तुम्हें इतना न्यूटन फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने को कि ये कांस्टेंट, अब इस पे हम कितना फोर्स अप्लाई करें, कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से जाए। अब देखो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किससे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब नेट फोर्स जीरो होगा मतलब ऊपर वाला फोर्स कौन बैलेंस करेगा, नीचे वाला फोर्स, यानी 2t इक्वल्स ये, तो t आ गया g/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल, इसमें ला के रखो, इससे हमें क्या मिल जाएगा, टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो कंस्ट्रेंट मोशन, ये क्या होता है और हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, कंस्ट्रेंट मोशन में, कंस्ट्रेंट मोशन में क्या हम लोग पढ़ते हैं और ये होता क्यों है, ये देखो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एक बात बताओ, जैसे हम लोग क्या देख रहे थे एक सिंपल से इस एग्जांपल में, पहले एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लें। ये दो ब्लॉक, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट। यदि m1 m2 से ग्रेटर है तो हमें क्या दिखता है कि ये नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन मान लो सिस्टम कुछ ऐसा हो जाए, मान लो कुछ सिस्टम ऐसा हो जाए, हाँ, और अब हमें बोले, मान लो स्मॉल m नीचे जा रहा है और ये कैपिटल M ऊपर जा रहा है। अब हमसे बोले कि भाई ये स्मॉल m, या हम फाइंड आउट करना चाहें कि इस स्मॉल m और कैपिटल M के एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा, तो अब मेरे लिए मुश्किल आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि यदि ये A से नीचे आ रहा है तो ये ऊपर से जा रहा है, इसमें ये क्या था कि ये डायरेक्टली एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जा रहा है उस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, ये स्ट्रिंग आया ऐसे घूम करके ऐसे गया, फिर ये दूसरे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, फिर ये सेम स्ट्रिंग इधर की तरफ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का एक्सेलरेशन दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉब्ली दो मेथड को यूज करेंगे। एक होगा कंस्ट्रेंट मोशन, राइट, दूसरा होगा वर्चुअल वर्डन कॉन्सेप्ट। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन को देखते हैं, फिर हम लोग वर्चुअल वर्डन को देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन में ना पहले हम लोग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे स्प्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आएगा, तो उसमें हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे स्प्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए। देखो इसमें क्या था, इस कॉन्सेप्ट की हम एक सिंपल सा केस पहले कंसीडर करें, m1 और m2। देखो ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बट इस पूरे मोशन के ड्यूरेशन में एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो पता है क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी सेम, राइट। ये नीचे आएगा तो ये यहाँ से यदि हम ये रेफरेंस लाइन ले लें तो यहाँ से ये नीचे की तरफ इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका लेंथ घटेगा, बट जो टोटल लेंथ है इसका ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कंस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग सिंपल से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं कि जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो जैसे हम इस वाले की बात करें तो टोटल लेंथ देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सपोज करो L1 है, यहाँ से यहाँ तक का सपोज करो लेंथ L2। अच्छा कुछ तो यहाँ से यहाँ तक का भी पार्ट होगा, लेकिन ये वाला पार्ट इतना छोटा है ना कि हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। और नहीं भी करेंगे, मान लो कर लेते हैं, अभी हम ले लेते हैं, चलो इसका रेडियस हम R ले लें, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर पार्ट है, मतलब सेमी सर्कुलर पार्ट है। तो देखो टोटल लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L1,
ठीक, यहां से यहां तक का लेंथ L2 प्लस ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का क्या मिलेगा, इसका यहां से यहां तक का जो लेंथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाई आर मिलेगा, है ना। तो इसका जो लेंथ होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट। तो देखो इसके ऊपर का पार्ट हमेशा क्या रहेगा, तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। ये नीचे जाएगा, L1 चेंज करेगा, ये ऊपर जाएगा, L2 चेंज करेगा, बट ये वाला जो है ये पार्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो यदि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली L1 चेंज करेगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली L2 भी चेंज करेगा, बट C और पाई आर क्या है, कांस्टेंट। इसको यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हमें क्या दे देगा, डी डी टी ऑफ L1 प्लस डी डी टी ऑफ L2 प्लस डी डी टी ऑफ पाई आर इक्वल डी डी टी ऑफ C। तो देखो L1 जो है, L1 का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इस पॉइंट इसका वेलोसिटी देगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, v1 लिख सकते हैं, प्लस ये L2 है तो इसका टाइम रेट चेंज क्या देगा, इसका वेलोसिटी देगा, यानी v2, प्लस पाई आर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये 0 इक्वल सी भी 0, सी का भी डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो v1 प्लस v2 इक्वल क्या मिल गया तुम्हें, एक रिजल्ट 0, v1 प्लस v2 क्या मिल गया, 0, राइट। यानी यहां से हम देख सकते हैं कि v2 इक्वल क्या होगा, माइनस v1, यानी ये यहां से बता रहा है कि भाई दोनों का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, राइट। मान लो ये जो वेलोसिटी है ये भी यदि चेंज करने लगे, ये भी यदि चेंज करने लगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी v1 का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, a1, v2 का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, a2 इक्वल 0। यानी यहां से हम लोग ये रिजल्ट देख रहे हैं कि A2 और A1 दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, राइट, बट डायरेक्शन क्या है, इनका अपोजिट है, ठीक है ये चीज। तो जहां ये सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम लोग इसको फॉलो करेंगे, कहीं पे भी तुम सिंपल सा स्ट्रिंग का लेंथ निकालो और स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट लो और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, उससे वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, राइट। जल्दी लिखो इसको, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं। नेक्स्ट देखो थोड़ा और भी क्वेश्चन लेते हैं उससे बड़ा, और उसमें देखते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। ये देखो थोड़ा और बड़ा कर दिया, ये एक स्ट्रिंग ऐसे गया पुली के ऊपर से, फिर ये किसी पुली से बंधा हुआ है, राइट, फिर ये पुली से 2 मास गया, M1 M2 और यहाँ पे क्या लगा है, M3 लगा हुआ है। अब हमें क्या है, इन तीनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है, M1 M2 और M3 के एक्सेलरेशन का रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है भाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें कैसे स्ट्राइक कराना है, अप्रोच कैसे कराना है। हम लोग सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट जाने, सिंपल सा फंडा क्या जाने यहाँ पे कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए। तो चलो हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रिंग कहाँ कहाँ पे है, एक तो ये वाला है यहाँ से यहाँ, दूसरा हमें ये वाला स्ट्रिंग दिख रहा है, 2 स्ट्रिंग दिख रहा है, राइट। तो दोनों का सेपरेटली लेंथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अब देखो इसका लेंथ कुछ एज्यूम करेंगे, इसका लेंथ कुछ एज्यूम करेंगे, जब भी लेंथ को कंसीडर करोगे ना तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लो जिसके रेस्पेक्ट में ये सारा कुछ काउंटिंग हम लोग करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, सपोज करो जो ये टॉप वाला है ना, इसको हम अपना रेफरेंस लाइन ले लिए। अब यहाँ से सारा कुछ लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ से ये वाला लेंथ सपोज करो L1 है, ठीक, ये वाला लेंथ सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का L2 है, ये वाला लेंथ सपोज करो L है, और ये वाला लेंथ सपोज करो L3 है, क्लियर। अब देखो इस वाले ले स्ट्रिंग की यदि हम बात करें तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखो आराम से देखना, यहां से पूरा यहां तक का लेंथ कितना है भाई, L1, और यहां तक का लेंथ L, ये लेंथ L1,
ये लेंथ L, तो ये कितना बचा, L1 माइनस L बचा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना बचा, L1 माइनस L बचा। सिमिलरली देखो यहाँ से ये पूरा लेंथ कितना है, L2 है, और यहाँ तक का लेंथ L है, तो ये वाला कितना बचा मेरे पास, प्लस L2 माइनस L इक्वल सम कांस्टेंट C1। इसको नेग्लेक्ट करना, वैसे भी वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही आना, राइट। अब यहाँ से देखो क्या मिल गया हमें, L1 प्लस L2 माइनस 2L इक्वल कांस्टेंट C1। डिफरेंशिएट कर दें तो V1 प्लस V2 माइनस 2V इक्वल 0, या फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो A1 प्लस A2 माइनस 2A इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1, या ऐसे रन कर। ये बेसिकली हमें किसके 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 एक्सेलरेशन का रिलेशन निकला, इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2 और इसका एक्सेलरेशन A, राइट। इस पुली का देखो, पुली मासलेस है, पुली पुली क्या है, पुली मासलेस है, बट इसका एक्सेलरेशन तो होगा ना, इसका एक्सेलरेशन कितना है, A है, ठीक है। अब हमें इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालना है, वो अब देखो कैसे निकालेंगे। भाई ये लेंथ कितना है, L3 है, ये लेंथ कितना है, L है, तो L3 प्लस L इक्वल्स क्या हो जाएगा, C2। ये जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है वो इतना ही है ना, तो ये लेंथ L3, ये लेंथ कितना L, तो L3 प्लस L क्या हो जाएगा, इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ सम कांस्टेंट C2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो V3 प्लस V इक्वल्स 0 और A3 प्लस A इक्वल्स 0। तो यहाँ से देखो A इक्वल्स क्या आ गया, माइनस A3 आ गया। ये ला करके यहाँ पे यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें A का वैल्यू तो क्या मिल जाएगा हमें, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल 0। तो ये हमें इसके एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। मान लो वेलोसिटी का रिलेशन क्या था, तो V3 इक्वल सॉरी V इक्वल क्या हो जाता, माइनस V3 आ जाता, वो यहाँ पे लाके रख दो, तो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा V1 प्लस V2 माइनस माइनस प्लस 2V3 इक्वल्स 0। तो ये इनका रिलेशन आ जाता है। देखो यहाँ पे ना हम लोग वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखते चले, दोनों को हर जगह पे हम लोग साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे। वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट, ये वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ये देखो। वर्क डन को पहले तो हम समझ लें कि वर्क डन डिफाइंड कैसे होता है। वर्क डन होता है F.S। हम लोग वैसे इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रिक्शन के बाद वर्क फॉर एनर्जी पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट इन शॉर्ट ये जान लो कि वर्क को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वर्क क्या लिख सकते हैं, A डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, F S cos थीटा, बेसिकली ये क्या है, इसका मॉड है, ठीक है ना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग सिंपल सा नेट वर्क डन निकालेंगे बाय टेंशन। इसकी वजह से वर्क डन निकालेंगे, we will find net work done by the tension, यानी summation of work done by tension, ठीक। ये निकालोगे सिस्टम पे वर्क डन बाय टेंशन। अच्छा, यहाँ पे हमेशा ये चीज वैलिड तभी होगा जब जो हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं वो आइडियल हो, या रोप जो कंसीडर कर रहे हैं आइडियल हो। आइडियल मतलब मासलेस एंड इनस्ट्रेचेबल, और यहाँ तो सारा कुछ हम लोग वही कंसीडर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समेशन ऑफ T डॉट S क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, टेंशन तो कांस्टेंट है, यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, T डॉट V इक्वल 0, और यदि वेलोसिटी भी चेंज करने लगे तो मिल जाएगा T डॉट एक्सेलरेशन का समेशन इक्वल्स 0। ये रिलेशन आएगा हमारे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। इसको जल्दी देखो तो एप्लीकेशन हम दिखाएं। चलो इसको हम लोग अप्लाई करके देखें। एक सिंपल सा केस यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, M1 M2, राइट।
अच्छा यहाँ पे क्या है ना, देखो कंस्ट्रेंट मोशन जब हम लोग ये अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे ना, तो हमें वहां पे ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं था कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, क्योंकि वहां पे हम लोग सिंपल सा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे थे, राइट। लेकिन जब हम लोग वर्चुअल वर्डन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, तो हमें पहले ये भी एज्यूम करना पड़ेगा कि हम किसको किधर ले जाना चाह रहे हैं, राइट। जैसे सपोज करो इस ब्लॉक को नीचे ले जाएं किसी A1 से और इसको ले जाएं ऊपर की तरफ A2 से, ठीक। यहाँ टेंशन यदि T है तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, राइट। अब देखो हमारे पास क्या है, T डॉट A का समेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो अब देखो नेट वर्क डन बाय टेंशन, तो पहले हम इसकी बात करें तो देखो इसमें टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, T A1 cos 180 डिग्री प्लस, इसकी बात करें तो इसमें टेंशन ऊपर है T और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, तो T A2 cos 0 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T गया राइट में 0, A1 cos 180 क्या होगा, -1 माइनस A1 प्लस A2 इक्वल 0। तो यहाँ से देखो A1 और A2 आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यानी यहाँ से ये बता रहे हैं ना ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और डायरेक्शन में तो हम ऑलरेडी इसको अपोजिट अज्यूम किए ही हैं, राइट। मान लो कोई एक दूसरा है वो ये अज्यूम कर ले कि भाई ये दोनों ही नीचे जा रहा है, क्या उसने अज्यूम कर लिया। अब हम सेकंड में क्या अज्यूमशन दे रहे हैं कि ये भी नीचे जा रहा है किसी A1 एक्सेलरेशन से और ये भी नीचे जा रहा है किसी A2 एक्सेलरेशन से। तब देखो इसके लिए कैसा होगा, T ऊपर A1 नीचे, तो क्या लिख देंगे T इंटू A1 cos 180 डिग्री प्लस इसकी बात करें तो T ऊपर A2 नीचे, तो T इंटू A2 cos 180 डिग्री इक्वल्स क्या जाएगा 0, T 0, ये cos 180 -1 तो माइनस A1 माइनस A2 इक्वल 0, तो A2 इक्वल कितना आ गया -A1। यानी देखो यहाँ पे ये खुद बता रहा है कि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है, जनरली क्या करेंगे ना हम लोग वर्चुअल वर्डन का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें फाइनल आंसर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फाइनल आंसर चाहिए होता है कि मीन्स हमें A1 और A2 का फाइनल आंसर बताओ भाई क्या होगा, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पे A1 और A2 का A3 का केवल रिलेशन निकालना हो तो वहां पे हमें कंस्ट्रेंट मोशन लगाना होगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट तीनों के बीच का रिलेशन देगा। IIT JEE में पहले वो क्वेश्चन आ भी चुका है। तो यदि कहीं पे भी एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालने को बोल रहा है तो हमेशा कंस्ट्रेंट मोशन को लगाएंगे इन स्ट्रिंग्स, राइट। वहां पे ये वर्चुअल एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि हम किसको नीचे ले जाना चाहते हैं, किसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, राइट। जैसे अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जो अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन किए थे, इसके जस्ट पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे कंस्ट्रेंट मोशन से, तो देखना वहां पे डिफरेंट आ जाएगा। अभी हमारा रिजल्ट उसमें क्या आया था, A1 प्लस A2 प्लस 2A इक्वल्स 0, सॉरी 2A3 इक्वल्स 0। लेकिन देखना यदि कंस्ट्रेंट मोशन की जगह वर्चुअल वर्डन कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहां पे हमारा डिफरेंट आंसर आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन यदि फाइनल आंसर निकालना है ना, तब ये मेथड हमारे लिए हमेशा ज्यादा इजी रहेगा और जल्दी आंसर निकलेगा, ठीक है। देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें भी हम लोग ये कंस्ट्रेंट मोशन लगाएं तो कैसे आएगा, कंस्ट्रेंट मोशन नहीं सॉरी वर्चुअल वर्डन कॉन्सेप्ट। ये M1, ये M2 और ये M3, ठीक। अब हम लोग वर्चुअल वर्डन कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, ठीक है भाई, चलो देखते हैं हम लोग। तो सपोज करो यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, राइट। अब देखो यहाँ स्ट्रिंग चेंज हो गया तो इसमें कोई नया टेंशन आएगा T डैश, तो यहाँ पे टेंशन T डैश, ये घूम करके इधर से आया तो यहाँ से मिल जाएगा हमें T डैश, यहाँ से मिल जाएगा T डैश, ठीक है। अब देखो यदि हम लोग इस पुली की बात करें, किसकी, इस पुली की बात करें, तो इस पुली पे ऊपर की तरफ टेंशन T डैश है
डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेज हमें, दो टेंशन दिख रहा है, T इंटू टी, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, T डैश माइनस 2T इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका एक्सेलरेशन तो होगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा, बट मास कितना है, पुली का मास हम लोग नेग्लिजिबल ले रहे हैं, यानी मास क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो टी डैश इक्वल्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, टी 2T मिल गया। तो ये टी डैश और टी के बीच का रिलेशन अपने को पता चल गया, ठीक है। चलो वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट लगाएं। अब देखो यहाँ पे अगेन आ गया कि हमें बताना होगा कि भाई कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अब अजम्पशन ले रहे हैं, जैसे सपोज किया कि M1 नीचे जा रहा है किसी A1 से, ठीक, A1 किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किससे जा रहा है, A1 से नीचे जा रहा है। ये जो M2 है ये ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A2 से, राइट, और M3 भी ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A3 से, ठीक है। ये अजम्पशन है, ये हमें एज्यूम करना है भाई, हम किसी को भी अजम्पशन में ले लें। फाइनल जो आंसर आएगा ना, मान लो हम ये एज्यूम किए कि A1 नीचे जा रहा है, बट एक्चुअली पता चला ये M1 नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो खुद ये बता देगा कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है भाई। तो देखो इसके लिए क्या होगा, T ऊपर A1 नीचे, यानी कि cos 180, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्टली लिख देंगे cos 180 का मतलब क्या होता है, -1, तो लिख देंगे माइनस, तो T इंटू A1 के लिए क्या होगा, -T इंटू A1। इसके लिए देखो T और A2 दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, प्लस T इंटू A2, करेक्ट। इसके पास आ जाओ तो T डैश ऊपर है, A3 ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, क्या लिखेंगे, प्लस T डैश A3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। अब T डैश का वैल्यू कितना है भाई, 2T है, तो यहाँ ला करके रख दिया, तो -T इंटू A1 प्लस T इंटू A2 प्लस 2T इंटू A इक्वल 0। तो यहाँ से देखो T सारा हट जाएगा, है ना, A3 है, सॉरी ये A3, तो क्या मिल जाएगा, -A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल 0। तो देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आया, बट सेम नहीं आया, वहां पे एक्सेलरेशन का रिलेशन कंस्ट्रेंट में क्या रहा था, ये आ रहा था। तो यदि ऑप्शन में मेरे पास क्वेश्चन में ये बोलता है कि सिर्फ कंस्ट्रेंट का रिलेशन निकालना है, तो सॉरी एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने को बोले, तो हमें कंस्ट्रेंट को ही फॉलो करना होगा, राइट, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई अजम्पशन नहीं था, वो खुद बता रहा था उनके बीच का रिलेशन। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन है, राइट। अब भाई अजम्पशन में कोई कुछ भी अज्यूम कर सकता है, वो बोल सकता है कि नहीं तीनों ही ऊपर जा रहे हैं, जाने दो, तीनों ही नीचे जा रहे हैं, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फाइनल आंसर आएगा वो खुद बताएगा कि कौन किधर की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये वाला मेथड मेरे लिए इजी है, कब, जब हमें फाइनल आंसर निकालना हो, मतलब इसका A1 का वैल्यू निकालना हो, A2 का वैल्यू निकालना हो, A3 का वैल्यू निकालना हो, तो ये इजी मेथड रहेगा मेरे लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना इजीली निकल गया सबके बीच का रिलेशन। वहां पे क्या था कि सारा लेंथ कंसीडर करना था, राइट, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम वैसे प्रोसेस में क्यों जाएं जब हमें केवल A1 A2 A3 निकालना है। लेकिन अगर रिलेशन निकालना है तो फिर ये मेरे लिए सही मेथड नहीं है, फिर मेरे लिए कंस्टेंट रिलेशन ही निकालना होगा, ठीक है।